हेलो क्लास, वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लास 12th सीबीएसई का जो फिज़िक्स का पेपर होता है उसके लिए हम क्या स्ट्रैटेजी रखें, किस तरीके से हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, सही तरीका क्या है फिज़िक्स पढ़ने का, वो हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसकी सहायता से आप इस एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। देखिए बच्चों, क्लास 12th के जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो मेडिकल हो या नॉन मेडिकल का बच्चा हो, उस बच्चे के मन में सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट का डर बना हुआ होता है वो फिज़िक्स होता है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि रैंडम कोई भी स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं, तैयारी करते रहते हैं पूरे साल, उनका तरीका जो है वो गलत होता है, जिसकी वजह से लास्ट में जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तो गड़बड़ कराते हैं और उनके जो मार्क्स हैं वो उतने नहीं आ पाते जितने आने चाहिए। तो बच्चों, आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है इस स्ट्रैटेजी को अपनाने का, ताकि आप इसे अप्लाई भी कर सको और अपने तरीके, अगर आपका तरीका गलत है तो उस तरीके को सही करके आप फिज़िक्स को करेक्ट वे से पढ़ सकें। फिज़िक्स देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन फिज़िक्स को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बच्चों, फिज़िक्स को जब आप स्टार्ट करते हैं और फिज़िक्स को जब आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हर यूनिट की, हर चैप्टर की वेटेज आपके एग्ज़ाम में क्या रहने वाली है। तो बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िक्स का जो क्लास 12th की सीबीएसई का यूनिट वाइज वेटेज क्या है। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12th में टोटल 9 यूनिट्स हैं, जो कि यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं। आपके एग्ज़ाम पैटर्न में, आपके सिलेबस के अंदर बच्चों, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दैट इज़ यूनिट नंबर 1, ये आपकी 10 मार्क्स की रहने वाली है। करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट नंबर 2, ये 6 मार्क्स की रहने वाली है। यूनिट नंबर 3 11 मार्क्स की रहने वाली है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी जो है ये आपकी 6 मार्क्स की रहने वाली है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे छोटी यूनिट 4 मार्क्स की। ऑप्टिक्स जो है सबसे बड़ी यूनिट 14 मार्क्स की, डुअल नेचर 4 मार्क्स। और यूनिट नंबर 8 आपकी 8 मार्क्स की रहने वाली है। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस 7 मार्क्स की आपकी रहने वाली है। अगर आप बच्चों इस पूरे सिलेबस में ध्यान से देखोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉप 3 यूनिट्स जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी वो कौन सी है, नंबर 1 पे नंबर 1 रैंक अगर मैं दूं तो दैट इज़ ऑप्टिक्स। सबसे ज़्यादा मार्क्स की 14 मार्क्स की यही रहने वाली है। उसके बाद सेकंड पोजीशन में दूंगा यूनिट नंबर 3 को, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि 11 मार्क्स की रहने वाली है। और थर्ड रैंक में दूंगा दैट इज़ यूनिट नंबर 1, जो कि आपकी 10 मार्क्स की रहने वाली है। तो अगर आप इन तीनों यूनिट्स को ही मिला के देखें तो 10 मार्क्स की फर्स्ट यूनिट, 11 मार्क्स की आपकी थर्ड यूनिट एंड 14 मार्क्स की आपकी 6 यूनिट, अगर मैं इनको जोड़ भी दूं तो टोटल आपके पास 35 मार्क्स बनेंगे बच्चों। यानी कि अगर बच्चा इन तीनों यूनिट को ही बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर जाए तो 70 में से 35 मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में ज़रूर रखना है। तो बच्चों, स्टार्टिंग की ही यूनिट अगर आप देखो तो स्टार्टिंग की ही जो यूनिट है, यानी कि फर्स्ट यूनिट हो गई, आपकी थर्ड यूनिट हो गई, ये ऐसी यूनिट है जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स की आने वाली है। और स्टार्टिंग में ही क्लास 12th में बच्चे को ध्यान से इन यूनिट्स को पढ़ना चाहिए। जबकि होता क्या है, बच्चे रिलैक्स रहते हैं स्टार्टिंग में कि नया नया अभी सिलेबस स्टार्ट हुआ है ना। तो वो स्टार्टिंग की यूनिट्स को लाइटली ले लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्लास 12th की जो फिज़िक्स है, जो स्टार्टिंग से ही फर्स्ट यूनिट से ही बच्चे को अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि पहली ही स्टार्टिंग्स की यूनिट है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यूनिट्स जो है वो मानी जाती है आपके सिलेबस के अंदर। तो ये कुछ आपका एग्ज़ाम पैटर्न है कि कौन सी यूनिट आपके पेपर में कितने मार्क्स की आपको देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ को एक बार अपने दिमाग में ज़रूर रख लेना कि किस किस यूनिट को क्या वेटेज देनी है, कितनी इंपॉर्टेंस हमें उस यूनिट को देनी है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप सबकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो पेपर, क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में देखने को, उसका पेपर पैटर्न क्या होगा। तो बच्चों, आपके जो फिजिक्स का पेपर आएगा उसमें कुल मिला के टोटल 5 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी एंड ई। अब एक बार वन बाय वन इन सेक्शंस को भी देख लेते हैं। सेक्शन ए जो है, इसमें 12 तो आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और 4 आपको अजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। कुल मिला के 16 क्वेश्चन 1 मार्क्स के। टोटल इस सेक्शन से आपको 16 मार्क्स देखने को मिलेंगे। सेक्शन बी की बात करूं तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं
5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 2 मार्क्स वाले, और टोटल मार्क्स आपको इस सेक्शन से जो मिलने वाले हैं वो है 10 मार्क्स। बात करूं तो सेक्शन सी, इसमें आपको टोटल 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 3-3 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, और इस सेक्शन से आपको टोटल 21 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सॉरी 21 मार्क्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। और सेक्शन डी में 2 आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, 4-4 नंबर के ये होंगे, और टोटल इस सेक्शन से आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। और इसी के साथ बच्चों जो लास्ट सेक्शन होगा, इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे जो कि 5-5 मार्क्स के होंगे, टोटल 15 क्वेश्चंस आपको 15 मार्क्स आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, इन क्वेश्चंस में चॉइस भी होगी। जैसे कि अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं तो 5 क्वेश्चंस जो है आपको मिलेंगे जिनके आपके मार्क्स ऐड होंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इनमें से किसी एक क्वेश्चन में आपको चॉइस दे दी जाए। ऐसे ही सेक्शन सी में भी किसी एक क्वेश्चन में आपको चॉइस देखने को मिल सकती है। और सेक्शन ई की मैं खास बात अगर बताऊं तो आने तो 3 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, लेकिन यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस देखने को मिलेगी। यानी 3 क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन में एक चॉइस, दूसरे क्वेश्चन में एक चॉइस, तीसरे क्वेश्चन में एक चॉइस। तो आपको वो क्वेश्चन चूज करना है जिससे आप ज़्यादा मार्क्स जो है वो फैच कर सको। तो सेक्शन ई की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर करने तो 3 क्वेश्चन है, लेकिन मिलेंगे आपको टोटल 6 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। क्लियर है बच्चों? अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है? ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि कौन से सेक्शन से आप सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। तो सेक्शन सी से आप सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, सेक्शन ए से कर सकते हो, और सेक्शन ई से कर सकते हो। क्लियर है? तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। अब जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठो और आपके सामने फिज़िक्स का पेपर आए, तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि आपको पेपर स्टार्ट कैसे करना चाहिए, कहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरे नज़र में अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले आपको सेक्शन ई से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, और यही पार्ट आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। तो मेरी नज़र में एक टिप इसे आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले आप सेक्शन ई से स्टार्ट करें, लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करें। उसके बाद आप जाइए सेक्शन सी पर। सेक्शन सी पर आपको जाना चाहिए जिसमें 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, और इसमें भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए, या फिर कोई डेरिवेशंस हो गई, या कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, या फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए, वो आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद आपको सेक्शन सी पे अटैक करना चाहिए, उसके बाद आपको सेक्शन बी पे अटैक करना चाहिए, उसके बाद सेक्शन डी को करना चाहिए, और मेरे हिसाब से सबसे लास्ट में आपको सेक्शन ए को अटेम्प्ट करना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि आप इन सेक्शन में इतना टाइम लगा दो कि लास्ट में आपको टाइम ही ना बचे जो है एमसीक्यू करने का। कहने का मतलब ये है कि सेक्शन ए को मेरी नज़र में लास्ट में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में आते आते एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। आप इतना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर चुके हो कि अब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, आप सेटल डाउन हो जाओगे एग्ज़ाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर के साथ, आप कंफर्ट जोन में आ जाओगे, आप चीज़ें जो हैं वो अपने पेपर में करना शुरू कर दोगे। तो सेक्शन ए तक आते आते आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और आपका ब्रेन जो है वो उस टाइम पूरी तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा होगा, तो एमसीक्यूज जो है वो आप ज़्यादा जल्दी और अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों? तो मेरे हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करने की जो आपकी अप्रोच है वो कुछ इस तरीके से रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके क्वेश्चन पेपर में होगा क्या एक्चुअली में। फिजिक्स के पेपर की अगर मैं बात करूं तो एक तो होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस का मतलब डायरेक्ट आपके क्वेश्चन से कोई आपके नोट से कोई डेरिवेशंस आ गई। हो सकता है कोई सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या है, और जो उनके नंबर ऑफ टर्न्स का जो आपकी एक्सप्रेशन होता है वो आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के बारे में आपसे पूछ लिया जा सकता है। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन आपसे पूछ ली जाए। तो इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में बच्चों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 25 to 30 मार्क्स का पेपर आपका ऐसा रहेगा जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, जो कि इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे। अगर आपने नोट्स भी अच्छे से किए हैं, अपने जो नोट्स हैं, तो नोट्स के जो डायरेक्ट आपके टॉपिक्स हैं वो डायरेक्ट टॉपिक्स आपके पेपर में पूछ लिए गए हैं। तो 25 to 30 मार्क्स का आपका पेपर जो है वो ऐसा रहने वाला है। ऐसा बेसिकली सीबीएसई क्यों करती है? क्योंकि सीबीएसई को हर तरीके के बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पेपर में वो भी बच्चा होगा
जिसको बस ये चाहिए कि भाई जैसे तैसे करके मैं फिजिक्स के पेपर में पास हो जाऊं, जो कि वीक स्टूडेंट है। ऐसा भी हो सकता है टॉपर स्टूडेंट हो। तो जो सीबीएसई जब कोई क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करती है तो वो हर तरीके के बच्चे का ख्याल रखती है। तो 25 से 30 मार्क्स का बच्चों पेपर ऐसा ज़रूर होगा कि अगर बच्चे की अच्छे से तैयारी नहीं है या फिर थोड़ी नई नई तैयारी है या फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो भी इस पेपर को अटेम्प्ट कर सके। तो इसीलिए 25 टू 30 मार्क्स के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद बच्चों लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। डेरिवेशन में से किसी चीज़ में से कोई बीच में से कोई क्वेश्चन निकाल के पूछ लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जैसे आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि भाई आपके पास एक इंडक्टर है ना। इंडक्टर है, उसके साथ एक बल्ब जो है वो अटैच किया गया है। इसके अंदर जो है एक आयरन की रॉड डाल दी, तो बचाइए जो बल्ब है वो ब्राइट ग्लो करेगा या फिर डिम जो है वो ग्लो करेगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। अब कंसेप्ट आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा कि भाई एक्स एल इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है वो आपका बराबर होता है ओमेगा एल के, विच इज़ इक्वल टू 2 पाई म्यू इंटू एल, है ना। तो आपको ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ से आप बता सकते हो कि अगर मैं जो है आयरन की रोड अंदर डालूंगा तो एल बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, और एक्सएल अगर बढ़ेगा यानी रेजिस्टेंस रिएक्टेंस बढ़ेगा तो आपका बल्ब जो है वो डिम ग्लो करेगा। तो इस तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो 10 मार्क्स के आपके इस तरीके के लगभग क्वेश्चन रहेंगे, और 25 टू 30 मार्क्स के आपके ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें न्यूमेरिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाएंगी, यानी कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल हो सकता है, केस स्टडी बेस क्वेश्चंस में कहीं से आपको कुछ कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ लिया। तो अब जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग वो पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं? देखिए बच्चों, गड़बड़ी सबसे ज़्यादा बच्चे ये करते हैं, बच्चों को आदत पड़ी होती है सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ने की। क्लास टीचर नोट्स बनवा देता है, आपकी अच्छी सी नोटबुक तैयार हो जाती है। उन नोट्स में ज़्यादातर डेरिवेशंस और कुछ क्वेश्चंस होते हैं। बच्चे सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट जोन में रहने के लिए उन नोट्स को पढ़ के जाते हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि वो सिर्फ इस वाले पोर्शन को अटेम्प्ट कर पाते हैं, यहाँ पर वो गड़बड़ हो जाते हैं। ध्यान रखना मेरी बात, अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ के जाते हैं तो 70 में से आपका जो स्कोर रहेगा वो 35 से लेकर 45 के बीच में झूलता हुआ आपको दिखाई देगा, अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ के जाते हैं, अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ये एक मिस्टेक पॉइंट है। ये बताने का मेरा रीज़न ये था ताकि आपको पता हो कि आपका जो पेपर आपके सामने देखने को मिलेगा उसमें पूछा क्या गया है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। ठीक है बच्चों, अब आते हैं प्लानिंग पर, जो कि मेन पार्ट है इस वीडियो का, कि क्या करें ऐसा कि फिजिक्स में 70 में से 70 मार्क्स ले आएँ, या 70 में से 65 प्लस मार्क्स ले आएँ, या 60 प्लस मार्क्स ले आएँ। ऐसा हमको क्या करना पड़ेगा? तो प्लानिंग के लिए बच्चों में सबसे पहली चीज़ जिसको आप अटैक करोगे और वो है नोट्स। आप अपने क्लास टीचर के नोट्स अच्छे से पढ़ें। क्लास टीचर के नोट्स आपको बड़े बेहतर तरीके से करने हैं। अब करने कैसे हैं नोट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने नोट्स तो पूरे साल अच्छे से बना लिए, आप उनको रेगुलरली रिवाइज करेंगे। कैसे रिवाइज करेंगे? मान लीजिए आज लेक्चर लिया, घर जाके लगभग 15 से 20 मिनट आप उसको डेली रिवाइज करेंगे। फिर आप उसको वीकली रिवाइज करेंगे, यानी हफ्ते में जैसे संडे को एक बार जो भी हफ्ते में काम हुआ है वो आप वीकली रिवाइज करें। कोई टेस्ट आ गया तो उस टेस्ट में आप उसको रिवाइज करें। इस तरीके से आपको अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात, जो डेरिवेशंस है बच्चों, डेरिवेशंस, इन डेरिवेशंस को आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप जनरली क्या करते हो कि नोट्स आपके सामने हैं, कोई टेस्ट आ गया या फिर रिवीजन करनी है, आप बस क्या करते हो, उसे गो थ्रू करते हो, एक बार आपने रीड आउट कर लिया। डेरिवेशंस को रीड आउट करते टाइम आपको ऐसा लगेगा कि आपको डेरिवेशन आती है, लेकिन आप मेरे कहने से एक बार नोट्स को बंद करके उस डेरिवेशन को एक कोरे कागज़ पर, एक पेपर पर लिख कर देखिए, आप ज़रूर बीच में अटक जाओगे। क्योंकि ये मैथ्स है बच्चों, फिजिक्स बेसिकली मैथ्स से ही बनी है। तो मैथमेटिक्स को आप याद नहीं कर सकते, क्रैम नहीं कर सकते, आपको लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
तो जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं उनको एटलीस्ट एक बार या 2 बार लिख कर ज़रूर प्रैक्टिस करें। इससे आपके नोट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। नोट्स में कोई गुंजाइश नहीं रखनी है, नोट्स को आपको पूरा करके ही जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप लास्ट के 1 महीने के अंदर अपने नोट्स को कंप्लीट कर रहे हो। इसको आप टारगेट बनाइए, आप वीकली टारगेट्स बनाइए कि इस वीक में मैं इस यूनिट को ख़त्म करूँगा, इस 10 दिन में मैं इस यूनिट को ख़त्म करूँगा, ऐसे टारगेट्स बनाइए। और नोट्स को भी अगर आप अच्छे से कर पा सकते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप कर ही पाओगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप ज़रूर पेपर में अटैम्प्ट कर पाओगे, जिससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो पहली चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नोट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। अब नोट्स आप किसी भी टीचर के पढ़ो, आपका जो क्लास टीचर है स्कूल में पढ़ा रहा है आप उससे पढ़ो, आप किसी कोचिंग पे जाते हो आप उस कोचिंग पे पढ़ो। कोई भी नोट्स अगर आपको अच्छे नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं कहीं पर, तो वहाँ से आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। सेकंड चीज़ जिसकी हम बात करते हैं वो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और मेरी नज़र में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन से क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है? दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, उस एग्जाम को क्रैक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको सीबीएसई के पिछले एटलीस्ट 5 ईयर्स के आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कहाँ से करें, इसके भी कई तरीके हैं, बट मैं जो प्रेफर करूँगा वो इन 2 बुक्स को प्रेफर करूँगा। या तो आप टुगेदर विद की ये सीबीएसई की प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हैं, या फिर आप अरिहंत की प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हैं। बच्चों आप कोई भी बुक लो, कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। बुक लेने का बेनिफिट ये है कि जब आप बुक से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो आपके पास एक सिस्टमेटिक वे में प्रॉब्लम्स होंगी और आपको उसके नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे। कुछ बच्चे आलस करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो यूट्यूब वीडियोस देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। मैं उसको ठीक नहीं मानता। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तब आप यहाँ पर जा सकते हो, बट प्रेफरेबली ये है कि आप बुक खरीदें, क्योंकि बुक से आपके सामने क्वेश्चंस रहेंगे ऑल द टाइम, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिस्टमेटिक वे में चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चन होंगे। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो आप कोई कोई वीडियो खोलोगे, किसी वीडियो में कुछ कंटेंट अच्छा है, किसी वीडियो में कुछ कंटेंट अच्छा है, किसी का तरीका अलग है, दूसरे टीचर का तरीका अलग है, तो आपकी एक जो तैयारी होगी ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो एक बिखरी हुई तैयारी होगी। तो मेरे हिसाब से आपको बुक से तैयारी करनी चाहिए, इन दोनों में से कोई भी एक बुक खरीद लें। अब ऐसा मत करना कि इस बुक को आप लास्ट में खरीद रहे हो, लास्ट का मतलब समझते हो, जब आपके प्री बोर्ड आ गए हैं तब आप इस बुक को मंगवा रहे हो, नहीं। ये बुक आपको स्टार्टिंग में ही मंगानी है, जब आपका 12th का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, और अब तक आपने नहीं ली है तो अभी भी आप इस बुक को ले सकते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। स्टार्ट करें अपनी प्रैक्टिस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करोगे, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारे आ गए, एमसीक्यू भी होंगे इस किताब के अंदर, अजर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन भी होंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, या फिर आपके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी होंगे। ये सारे पोर्शन की टाइप्स आपको इन बुक से प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आपकी क्लास में यूनिट होती चली जाए वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अच्छी बात यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन किताबों में आपको सोल्ड मिलेंगे, और जब आप उन सोल्ड, मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन करते हैं और आपको समझ में नहीं आया तो आप पीछे सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन अगर आपको समझ में नहीं आता है, उस क्वेश्चन को चैट जीपीटी पर डालिए और चैट जीपीटी पर प्रॉम्प्ट डालिए कि मुझे इस क्वेश्चन का ईजी लैंग्वेज में सोल्यूशन दो। तब भी ना आपको समझ में आए तो अपने टीचर से पूछो। तो बच्चों, स्मार्ट वर्क आपको करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, जो आपके आसपास आपके लिए टूल्स अवेलेबल हैं उन टूल्स का इस्तेमाल करें। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको यहाँ से ज़रूर करनी चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा अगर आपको फिज़िक्स में अच्छा स्कोर करना है तो बच्चों, इसी के साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। प्ले स्टोर से या फिर आईफोन के ऐप स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन ऐप। इस ऐप में क्या है बेसिकली, इस ऐप में नॉट ओनली 12th क्लास, 10th के भी और 12th के भी हर सब्जेक्ट के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि विद सॉल्यूशंस हैं, एज इट इज़ जो आपके पेपर आते हैं वो अवेलेबल हैं। जैसे कि मान लीजिए 2025 में आपका फ़िज़िक्स का पेपर हुआ, ऑल इंडिया लेवल पर आपका फ़िज़िक्स का पेपर हुआ,
तो आपको पता है लगभग कितने सेट बने होंगे पूरे इंडिया लेवल पर? लगभग 30 से 32 जो आपके सेट्स हैं वो बने होंगे। वो सारे के सारे सेट आपके इस ऐप के अंदर अवेलेबल होंगे विद सॉल्यूशंस। जितना मर्जी चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर्स कर सकते हैं, डायरेक्ट पेपर जो है वो आपके निकल के आएंगे। तो इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें और डायरेक्ट यहाँ से आप प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं विद सॉल्यूशंस, और वहाँ से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों सोर्स बता दिए हैं, आप इन बुक को ले लें या फिर डायरेक्ट अगर आपको बिल्कुल पेपर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं सैम्पल पेपर्स। अगर आपके वो ऊपर वाले दोनों स्टेप्स हो जाते हैं, फिर आपको क्या करना है, जब आप लास्ट में यानी कि दिसंबर जनवरी के टाइम पर अगर आप पहुंच जाओगे तो सीबीएसई अपने खुद के सैम्पल पेपर जो है वो अपलोड करती है वेबसाइट पर। 5 से 6 सैम्पल पेपर अपलोड करेगी हर सब्जेक्ट के। वो आप सैम्पल पेपर लगा सकते हो। आप एक तरीके से उनको एज ए मॉक टेस्ट भी, एज ए मॉक एग्ज़ाम भी आप उन पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हो, या तो आप इन सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स को अटैम्प्ट करेंगे। कोई बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, सीबीएसई की वेबसाइट पर आपको लास्ट में ज़रूर मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन पेपर को कर सकते हैं। या फिर जो मैंने अभी आपको ये ऐप बताई है, इस ऐप से आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल पेपर फॉर्मेट में, आपको जैसे आपको क्वेश्चन पेपर आता है वैसा मिलेगा, उसे डाउनलोड करें और उसको एज ए मॉक एग्ज़ाम दें। 3 घंटे के मॉक एग्ज़ाम के लिए बैठे, आपके आपके स्कूल के अंदर आपका प्री बोर्ड भी होगा, वो भी दें। खुद से आप किसी छुट्टी वाले दिन घर पर बैठ जाएं और 3 घंटे का फिजिक्स का मॉक टेस्ट दें। बाद में फिर उसके सॉल्यूशन को एनालाइज भी करें, अपने पेपर को एनालाइज भी करना है। एटलीस्ट अगर आप मेन बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले, ध्यान से सुनना मेरी बात, मेन बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले अगर आप फिजिक्स का पेपर 3 बार दे सकते हो, 3 बार आपको फिजिक्स का पेपर देना है। एक तरीके से आप इसे मॉक एग्ज़ाम भी बोल सकते हो। मॉक एग्ज़ाम कैसे? जैसे एक तो आपका प्री बोर्ड ही हो जाएगा स्कूल में, 2 एग्ज़ाम आप खुद से घर बैठ के दो ईमानदारी से। अगर आप 3 बार फिजिक्स का पेपर दे जाते हो मेन पेपर में बैठने से पहले, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हो, मैं गारंटी देता हूँ 70 में से 70 मार्क्स स्कोर करने की आपकी क्षमता, आपकी कैपेबिलिटी है। तो बच्चों, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप फिज़िक्स का जो डर है, अच्छे लेवल की आपकी फ़िज़िक्स जो है वो डेफिनेटली तैयार हो जाएगी। तो बच्चों, इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।